हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम देखेंगे। हमने चैप्टर नंबर 6 को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से आज हम पार्ट 1 के बारे में देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। Object oriented programming concept started originating in the 1960s। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1960 में स्टार्ट हुआ। Since mid 1980 it had become the main programming paradigm used in the creation of the new software। तो 1980 तक वो एक मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई कि जो भी नया सॉफ्टवेयर क्रिएट होने लगे तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सॉफ्टवेयर बनाने लगे। It was developed as a way to handle the rapidly increasing size and complexity of software system and to make it easier to modify this large and complex system over time। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलप होने का मेन रीजन यही था कि दिन डे बाय डे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की साइज ज्यादा इंक्रीज हो रही थी और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी सॉफ्टवेयर कोडिंग के अंदर उस सबको हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमें एक इजी मेथड को डिराइव करना जरूरी था। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। Some of the popular programming languages that supports object-oriented programming are C++, Java, C Sharp, VB.NET, ASP.NET and PHP। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि C++, Java, C Sharp, VB.NET, ASP.NET and PHP। The way of programming can be divided into two categories, namely structure or procedure and object-oriented languages। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चर या फिर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। In structure or procedure programming, the focus is on functions which operates on data। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन के ऊपर हम फोकस करते थे जो यहाँ पे डेटा को ऑपरेट करता था। फॉर एग्जाम्पल, for library application software, there are all processes of library application and focus on the modules like student registration, book issue, book return, fund calculation, etc। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे सारे लाइब्रेरी एप्लीकेशन में जो भी प्रोसेस होने वाली है सारे मॉड्यूल्स के ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन, बुक इश्यू, बुक रिटर्न, फाइन कैलकुलेशन करना है, सारे मॉड्यूल्स के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। In an object-oriented paradigm, the focus is on object which contains both data and functionality together। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधा फोकस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट दोनों डेटा एंड फंक्शनैलिटी दोनों यहाँ पे वो क्या करेगा, कंबाइनली टुगेदर वहां पे वो कैच करेगा। For library application, our focus is on the object involved in the applications। तो वही सेम एग्जांपल अगर हम ले लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो यहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा एंड हियर देयर आर ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टूडेंट्स, बुक एंड लाइब्रेरियन। तो हमारे लाइब्रेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ तीन ही ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो स्टूडेंट्स, दूसरा बुक्स एंड द थर्ड वन इज लाइब्रेरियन। The power of object-oriented programming language enables the programmer to create modular, reusable and extendable code। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन बेनिफिट ये है कि प्रोग्रामर को वो अलग अलग मॉड्यूल बनाने में वो हेल्प करेगा। डेट मीन्स हम मॉड्यूल बना सकते हैं, जो भी मॉड्यूल्स बनाया है या फिर वो कोड को हम उसको रीयूज करना है किसी और मॉड्यूल्स का के अंदर या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में तो हम उसका रीयूज भी कर सकते हैं। एंड एक्सटेंडेबल कोड मीन्स कि हम वो कोड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ अपडेट करना है या फिर कुछ और ऐड करना है तो उसके अंदर हम बीच में अंदर ऐड भी कर सकते हैं। Flexibility is gained by being able to change or replace modules without disturbing other parts of the code। तो यहाँ पे हमें किसी मॉड्यूल्स को या फिर कोई भी कोडिंग के पार्ट को यहाँ से डिलीट करना है, हटाना है तो भी हम वहां से हटा सकते हैं और ये हटाने का काम हटाने की वजह से किसी और मॉड्यूल्स में या फिर किसी और पार्ट के अंदर यहाँ पे जरा सा भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हम जितना पोर्शन को डिलीट करना है उतना कोड को या फिर उतने मॉड्यूल को हम डिलीट कर सकते हैं, तो दूसरे मॉड्यूल्स को या फिर कोड को यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा।
Software development speed is gained by reusing and enhancing the existing code. तो ऐसा करने से या फिर यहाँ पे जो रीयूज होता है कोड या उसकी वजह से यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर बनाने की स्पीड भी यहाँ पे हमारी ज्यादा हो जाएगी. Next topic is object. In the real world, objects are the entities of which the world is comprised. Some objects can be concrete things like person, car or a coffee cup. तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर इन रियल वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो सारी एक टाइप का सारे ऑब्जेक्ट है. जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर हम पर्सन, कार या फिर एक कॉफी कप को भी हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह हम गिन सकते हैं. Other objects may be abstract that do not represent things which can be touched or seen. For example, concepts like date and time. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जिसको हम यहाँ पे देख नहीं सकते या फिर उसको हम टच भी नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डेट एंड टाइम. All the objects have unique identity and are distinguishable from each other. हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक अलग अपनी आइडेंटिटी होगी और एक दूसरे से वो क्या होंगे अलग अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एवरी पर्सन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नेम, सिटी, जेंडर, बर्थडे, प्रोफेशन. तो हम अगर एग्जाम्पल में लें तो हम पर्सन की बात करें तो हर एक पर्सन को अपना एक नाम है, हर एक पर्सन कोई ना कोई सिटी से बिलोंग करता है, अपना खुद एक उसका एक जेंडर है, अपनी खुद एक बर्थ डेट होगी, कोई ना कोई प्रोफेशन में वो बिजी होगा. तो ये उसकी एक अलग आइडेंटिटी हम उसको कह सकते हैं और इसी आइडेंटिटी की वजह से हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से हम अलग भी बना सकते हैं. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज अ प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स. और ये जो सारी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू होगी वो वैल्यू को हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट्स हम उसको कह सकते हैं. To uniquely distinguish one person from other, we use the value of these characteristics. और एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करने के लिए हम यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे. When two persons have same name, they may be distinguished using other attributes like birth date. अगर ऐसा हो कि दो पर्सन का यहाँ पे सेम नाम हो जाता है तो हम यहाँ पे उन दोनों को अलग बाइफरकेशन अलग अलग ऑब्जेक्ट बताने के लिए हम यहाँ पे बर्थ डेट का उनका हम यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कोई भी अलग ऑब्जेक्ट का या फिर अलग कोई भी एट्रीब्यूट का यूज करके आप यहाँ पे उनको अलग बता सकते हो. In this way, to identify the objects, we use the value of this attribute and these values are called state. तो यहाँ पे हम इसको अलग करने के लिए हम जो भी वैल्यू का यूज करेंगे वो वैल्यू को हम यहाँ पे स्टेट के नाम से जानेंगे. There is a behavior associated with object. For example, person takes birth, gets name, change location. तो ऑब्जेक्ट के साथ बिहेवियर भी एसोसिएटेड है, साथ में ही ज्वाइंट है. जैसे कि एग्जांपल ले तो पर्सन का बर्थ होता है, फिर उसको कोई ना कोई एक नाम होता है, फिर वो लोकेशन चेंज करता है. तो वो जो चेंजिंग वाली जो प्रोसेस होगी उनको जो वैल्यूज देने की जो प्रोसेस है वो वन टाइप ऑफ एक बिहेवियर है. दिस बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज अ मेथड. और बिहेवियर को हम यहाँ पे मेथड के नाम से भी जानेंगे. स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज ड्यू टू इट्स बिहेवियर. और यहाँ पे जो उसकी वैल्यूज होगी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे बिहेवियर की वजह से वहां पे चेंज भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल करंटली कोई पर्सन सपोज मान लो पर्टिकुलर कोई सिटी से बिलोंग करता है, मगर आफ्टर फ्यू मंथ्स वो सिटी चेंज करके किसी और सिटी पे वो स्टेबल होता है तो वो वहां पे अपनी लोकेशन चेंज करता है. डेट्स वाई यहाँ पे उसका बिहेवियर के साथ उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. In object-oriented programming, attributes that describes the objects are also referred to as a data field. The data attribute and behavioral method associated with an object are collectively referred to as its member of features. तो यहाँ पे जो भी डेटा एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर मेथड्स जो सारी होगी वो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे हम मेथड्स और उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे वो मेजर्स करेंगे. और जो भी यहाँ पे मेथड्स और एट्रीब्यूट हमने बनाए हैं वो उसी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे हम उसके मेंबर्स भी कहला सकते हैं या फिर उसी के मेंबर्स वो हो सकते हैं. When any software application is designed, objects to be considered should be meaningful to the application. हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाए तब हमें वो उसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स का ही यूज करना है. हम कोई भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स का हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. यानी कि डिपेंडिंग अपॉन सॉफ्टवेयर हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है कंसिडर करना है.
For example, in railway reservation application, meaningful objects are train, passenger tickets और स्टेशन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में ले रहे हैं कि रेलवे रिजर्वेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स है ट्रेन, पैसेंजर टिकट और स्टेशन एंड मैनी मोर। ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, कंप्यूटर एंड वॉच मे बी इररिलेवेंट हियर। तो इस एप्लीकेशन के अंदर कार, कंप्यूटर एंड वॉच यहाँ पे ऑब्जेक्ट इररिलेवेंट है, कुछ काम के नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास। Object-oriented system use the concept of class that enables to express this set of objects that are abstractly equivalent, differing only in the values of their attributes. तो यहाँ पे जो भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी हम कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट के साथ हम जो भी क्रिएट करेंगे, वो सारे एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे और अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग वैल्यूज या फिर सेम वैल्यूज यहाँ पे हम उसके साथ हम क्रिएट कर सकते हैं। और क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फीचर्स। तो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे हम उसका एक क्लास का एक टेम्पलेट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर। तो यहाँ पे वो जो भी हम ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं सारे, वो सारे ऑब्जेक्ट्स का सिमिलर एट्रीब्यूट यानी कि सेम वैल्यूज, सेम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर हम यहाँ पे उसका यूज या फिर हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि क्लास हमारे ऑब्जेक्ट का सेम एट्रीब्यूट और यहाँ पे कॉमन बिहेवियर के साथ वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। Class is a general concept used to embody all the common features of a particular set of objects। तो यानी कि पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक का यहाँ पे एक क्या करेगा, वो ग्रुप क्रिएट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम। यानी कि हमें क्लास डायग्राम क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो द क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनशिप अमंग क्लासेस। तो यहाँ पे क्लास डायग्राम का एक बाइफर्केशन अगर करें तो यहाँ पे क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट्स करेगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को। यानी कि यहाँ पे 4-5 क्लासेस हो सकते हैं, फिर उसके कंस्ट्रेंट्स एंड द रिलेशनशिप अमंग द कॉन्सेप्ट, यानी कि एक क्लास दूसरे क्लास से कैसे रिलेशन मेंटेन करता है या फिर उन दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या आएगी, तो उसको यहाँ पे वो क्लास डायग्राम क्या करेगा, बाइफरकेट करेगा। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी कि यूएमएल can be used to create models of object-oriented software to help with the design of an application। तो यहाँ पे हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे हम क्लास डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं और एक यहाँ पे एक मॉडल या फिर उसका डिजाइन हम रेडी कर सकते हैं जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उसका। UML is a visual modeling language defined and maintained by the Object Management Group यानी कि OMG। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है वो यूएमएल को यहाँ पे वो हैंडल करता है, यानी कि उसको मेंटेन करने का काम ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप करेगा। UML specifies several diagrams for representing different aspects of a software applications and the purpose of the class diagram is to model the static view of an application। तो क्लास डायग्राम का मेन पर्पस यही है कि जो भी हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसका यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन हम रेडी कर सकते हैं इसके लिए। The class diagram are the only diagram which can be directly mapped with object-oriented languages and thus widely used among software developers। तो यहाँ पे जो भी क्लास डायग्राम होगा वो क्लास डायग्राम हम सीधा ऑब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे उसको मैप कर सकते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बिलोंग करेगा वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्लास डायग्राम क्रिएट करते हैं। और इसी की खास वजह से यानी कि क्लास डायग्राम का यही एक मेन बेनिफिट है जिसकी वजह से जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो इसका वाइडली यानी कि हर जगह पर हर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर इसका यूज करते हैं। A class is presented with an icon using a rectangle split into 3 sections to present name, attribute and behavior as follow। तो यहाँ पे वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा। सबसे पहले देखिए तो नेम ऑफ द क्लास इन द टॉप सेक्शन। तो सबसे पहले अपर पार्ट के अंदर वो क्लास का वहां पे हम नाम मेंशन करेंगे। फिर सेकंड पार्ट के अंदर एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास इन द मिडल सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन बिहेवियर और ऑपरेशंस और मेथड्स ऑफ द क्लास इन द बॉटम सेक्शन। तो पहले सेक्शन के अंदर हम क्लास का नाम रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज को वहां पे डिफाइन करेंगे और लास्ट पार्ट के अंदर वहां पे बिहेवियर और फिर ऑपरेशंस या फिर मेथड्स का हम यूज करेंगे जो हमारे डेटा एंड प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे मेथड्स जो भी हम क्रिएट करेंगे
वो मेथड्स यहाँ पे वो थर्ड पार्ट के अंदर आएगा। फॉलोइंग डायग्राम shows the class representations in a UML conventions। तो आप जो भी यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो टेबल फॉर्मेट के अंदर, वो यहाँ पे क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे क्लास डायग्राम क्रिएट करना है, और इसी की वजह से फिर बाद में वैल्यूज फिर इंसर्ट करना है। तो स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, फिर आपको जैसी वैल्यूज है वो वैल्यूज अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक वहां पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में डिफाइन करते जाना। एट्रीब्यूट जनरली रिफर्स टू अ वेरिएबल्स, और जहां पे भी हमने एट्रीब्यूट की बात की, यानी कि हमारा जो सेकंड पोर्शन होगा विजिबिलिटी डेटा टाइप, तो वहां पे हम अपना वेरिएबल्स के हम नाम लिखेंगे। एंड डेटा टाइप एंड इनिशियल वैल्यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा स्टोर एंड इट्स वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और जिस तरह का हम यहाँ पे वेरिएबल या फिर अपनी डेटा टाइप लेंगे, यानी कि हमारी जो भी वैल्यू होगी उसी के मुताबिक हम यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करेंगे, और वो हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर ही हम उसको डेटा और उसकी जो भी वैल्यूज होगी, यानी कि डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, हम पूरे अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनकैप्सुलेशंस। तो फॉर एनी कंप्यूटर प्रोग्राम टू और मोर एलिमेंट्स आर डेटा एंड फंक्शंस। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम ले लो, वहां पे दो या फिर उससे ज्यादा मेन एलिमेंट होते हैं, एक तो डेटा और दूसरा फंक्शंस। Structure या procedure programming views these two core elements as a two separate entity, whereas object-oriented programming views them as a single entity। हमने आगे भी देखा था structure programming language data and function को दो अलग-अलग entity के रूप में वो देखता है, जबकि object-oriented programming data and function को सिर्फ एक ही entity के रूप में वो देखेगा। In a procedure programming, data can be altered by any component of the program and it is not protected from modification। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे जो भी हमारा डेटा होगा, वो प्रोग्राम का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है, और वो मॉडिफिकेशन वो आराम से वहां पे वो कर सकता है। यानी कि हमारा डेटा जो भी होगा इन अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। प्रोग्राम का कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी यूजर्स उसको वहां पे चेंज कर सकता है। But in a object-oriented programming, this problem can be solved using encapsulation। मगर इसका सॉल्यूशन हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिल गया, और हम एनकैप्सुलेशन के थ्रू हमारे डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Here data and the method that manipulates data are guarded against modifications or misuse by the other component of the program। तो एनकैप्सुलेशन की वजह से हम हमारे यहाँ पे डेटा और मेथड को हम यहाँ पे गार्ड कर सकते हैं। जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहता हो या फिर उसका मिसयूज करना चाहता हो, तो उससे हमारा डेटा को यहाँ पे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि क्लास का कोई भी कंपोनेंट या फिर हमारे प्रोग्राम का कोई भी कंपोनेंट डेटा का मिसयूज नहीं कर सकता। This mechanism of providing protection to data and method of a program is called encapsulation। और ये जो डेटा प्रोटेक्ट करने की जो भी प्रोसेस है, उसको यहाँ पे हम उसको encapsulation कहेंगे। This is possible by wrapping data and methods into a single unit known as a class and declaring them as a private। तो हम यहाँ पे data and methods को यहाँ पे पूरा हम wrap कर लेंगे और उसको यहाँ पे एक class के रूप में यहाँ पे declare कर देंगे with a help private। यानी कि हम उसके साथ यहाँ पे private word का use करके यहाँ पे क्या कर देंगे, data and method को यहाँ पे privately declare कर देंगे। That's why वो commonly किसी भी component में वो use नहीं हो पाएगा, और मॉडिफिकेशन से वो पूरा बच जाएगा। जो भी उसको यूज करना चाहो तो वो यूज तो हो जाएगा, मगर उसका मॉडिफिकेशन जो भी करना होगा या फिर उसका मिसयूज करना होगा, तो कोई भी कंपोनेंट उसका मिसयूज या फिर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आर नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी प्राइवेट मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली बाहर के कंपोनेंट को वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इफ नेसेसरी द डेटा इज मेड अवेलेबल वाया पब्लिक मेथड। अगर वहां पे आउटसाइड वर्ल्ड को यहाँ पे वो अवेलेबल कराना हो, तो यहाँ पे उसको प्राइवेट हटाकर यहाँ पे हमें पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक मेथड करेंगे तब वो आउटसाइड वर्ल्ड वो उसको एक्सेस कर पाएगा, यानी कि अदर ऑब्जेक्ट्स या फिर कंपोनेंट उसको एक्सेस कर पाएंगे। Thus encapsulation provides data hiding capability। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि encapsulation यहाँ को डेटा को हाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। Unlike procedure programming where common data areas are often used for sharing information, object-oriented programming discourages direct access to common data by the other programs। तो यहाँ पे
जो भी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में होता था कि वो जो भी हमारा डेटा था वो डायरेक्ट एक्सेस हो पाता था, अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोग्राम के उसका डायरेक्टली यूज कर सकते थे। मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये चीज वहां पे डायरेक्ट एक्सेस होने से वो क्या करती है, रोक लेती है और डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते जो भी प्रोग्राम के अदर कंपोनेंट है वो। Only the objects that owns the data can change its content। जिसके पास राइट्स होंगे कि वो डेटा को चेंज कर सके, बस वही डेटा को चेंज कर सकते हैं या फिर उसका यूज कर सकते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स कैन व्यू और चेंज दिस डेटा बाय सेंडिंग मैसेज टू द ओनर। या फिर किसी और ऑब्जेक्ट्स को या कंपोनेंट्स को वो डेटा का यूज करना है या फिर उसमें कोई भी चेंजेस लाना है, तो वो जो भी ओनर होगा उसको मैसेज पास आउट करके वहां पे वो परमिशन ले सकते हैं कि वो डेटा का मुझे यूज करना है या फिर मुझे उसका चेंजेस करनी है वैल्यू। अगर ओनर परमिशन देगा तो वो चेंजेस कर पाएंगे कंपोनेंट, अदरवाइज जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। Next topic है data abstraction. The data abstraction is a process of representing the essential features of the objects without including implementation detail। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम जो भी प्रोसेस करेंगे, जो भी एसेंशियल फीचर्स के ऊपर हम प्रोसेस करने वाले हैं, वो प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को वो क्या करेगा, हाइड करेगा। Abstraction is a concept that hides the complexity। It says what is does but not how it is done। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन वो बताएगा कि यहाँ पे हमारा काम हो गया है मगर काम कैसे हुआ वो नहीं बताएगा। Take one real example of television set। The television set can be turned off and on, channel can be changed, volume can be adjusted, but the user does not know the internal details like how it receives signals over the air or through a cable, how it translates them and finally display them on the स्क्रीन। तो हम यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, टेलीविजन सेट का एग्जांपल ले तो हम टेलीविजन सेट में जो भी वॉल्यूम चेंज करना होगा तो वो हम वॉल्यूम इंक्रीज या फिर उसको डिक्रीज कर सकते हैं, चैनल को चेंज करना हो तो वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। मगर इनसाइड प्रोसेस हम वो नहीं देख पाते कि वो टीवी के सिग्नल्स थ्रू ओवर द एयर या फिर थ्रू दी केबल हम कैसे आते हैं, फिर टीवी में वो कैसे जाएंगे और जो भी हमें डिस्प्ले करना है या फिर टीवी में जो भी हमें दिखता है वो हम कैसे देख पाते हैं, उसकी प्रोसेस हमें नहीं पता। Data abstraction thus is a technique that relies on the separation of interface and implementation। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन यही एक टेक्निक है कि जो भी वो प्रोसेस करके हमें देगा मगर वो प्रोसेस कैसी होगी या फिर किस तरह की हो गई वो यहाँ पे वो क्या करेगा, हाइड करेगा, यानी कि वो प्रोसेस को नहीं बताएगा। Most people already practice it up to some degree, probably without realizing it। तो हमने कहीं ना कहीं भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन वाली इन रियल लाइफ कहीं ना कहीं भी हमने काम किया ही है, मगर हमें पता नहीं है कि ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का काम हमारा हो गया है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि ये कैसे काम करता है या फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है वो। यहाँ पे अपने ही प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही हम अगर एग्जांपल ले तो when the programmer user functions like square root 25 and printf hello world in a C programming, one never thinks how they are implemented। तो हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर SQRT 25 यानी कि कहीं ना कहीं अरिथमेटिकल ऑपरेशन का हमने यूज किया होगा, प्रिंटफ का हेलो वर्ड का तो हमने यूज किया ही है इन सी प्रोग्रामिंग। तो जब भी हमने ये फंक्शंस के यूज किए थे तब हमने वो नहीं सोचा था कि वो आंसर्स हमें कैसे देता है या फिर उसका आंसर्स कैसे आया। बस हमें प्रिंटफ का मतलब पता था कि वो वैल्यू को रिटर्न करेगा, स्क्वायर रूट है तो वो हमें वो आंसर देगा, मगर वो आंसर कैसे आया, किस तरह का दिया, प्रोसेस बीच में क्या हुई वो हमें नहीं पता। हमें सीधा आंसर मिला, हम सेटिस्फाई हो गए। तो वो काम करेगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन के, वो प्रोसेस को हाइड करेगा। जो भी प्रोसेस होगी, जिस प्रोसेस से वो आंसर देगा वो प्रोसेस हमें नहीं दिखाएगा, सिर्फ हमें सीधा वो आंसर ला के देगा। All that is visible to the rest of the world is the abstract behavior of the data type। Details of how behavior is implemented are hidden so so that they can be changed as per need without implementing other। तो यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर पूरा होगा एब्स्ट्रैक्शन का, यानी कि जो भी हमारे डेटा के ऊपर जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं वो प्रोसेस को यहाँ पे वो हाइड करके रखेगा। जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे वो हाइड होगी और सीधा हमें वहां पे जो भी उसका इम्पैक्ट होने के बाद जो आंसर्स मिलने वाला है, यानी इम्पैक्ट होने के बाद जो भी बिहेवियर होगा वो बिहेवियर हमें एज आउटपुट वो हमें मिलेगा।
एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी कि ADT और स्ट्रक्चर्स इन a C or C++ classes or Java are the examples of the data abstraction. In a abstract data type, it is simply define a data type and a set of operations on it, and the implementation of operation is not same. तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी डेटा होगा, डेटा टाइप होगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. मगर पर्टिकुलर डेटा के ऊपर हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया वो ऑपरेशन की प्रोसेस को हम यहाँ पे नहीं देख सकते. The basic difference between the data encapsulation and data abstraction is encapsulation protects data by making them inaccessible from outside, and abstraction enables to represent data in which the implementation details are hidden. तो यहाँ पे एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन के बीच में मेन डिफरेंस यही है कि एनकैप्सुलेशन यहाँ पे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि प्रोटेक्ट होने से वो आउटसाइड दी वर्ल्ड को यहाँ पे वो एक्सेस नहीं करने देगा, जबकि एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा और डेटा के ऊपर जो भी प्रोसेस हो रही है या फिर डेटा के ऊपर जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, प्रोसेस करने वाले हैं, वो प्रोसेस को यहाँ पे वो क्या करेगा, हिडन करेगा. तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम ओवर करते हैं, यानी कि यहाँ पे खत्म होता है. तो आई होप कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, डेटा एनकैप्सुलेशन के बारे में, क्लास डायग्राम, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, आई होप आपको सबको समझ में वो आ गया होगा. तो नेक्स्ट पार्ट के साथ हम जल्दी मिलेंगे. तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल.